नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग हृदय के बारे में। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो हृदय और हृदय से संबंधित जो समस्याएं हैं वो बुज़ुर्गों में ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन आज अगर वर्तमान की बात करें तो युवा भी इसकी गिरफ्त में आ गया है। क्या कारण है हृदय रोग के, हार्ट अटैक के? आज इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विशेषज्ञ और शल्य चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रीति जी। डॉक्टर संजय, सबसे पहले अगर हम हार्ट अटैक की बात करें या उससे पहले अगर हम बात करें तो हम आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि हृदय रोग कौन कौन से होते हैं। हृदय से संबंधित बीमारियां जो है उसको मुख्य रूप से हम दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक है जो कि पैदाइशी बीमारी होती है। तो पैदाइशी बीमारी वो होती है जो आनुवांशिक हो सकती है या फिर बच्चे के हृदय की जब संरचना हो रहती होती है माँ के गर्भ में, तो उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती है जिसे हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। फिर दूसरे किस्म की बीमारियां होती हैं जिसे एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ वो डिजीज़ है जो कि आगे चल के जो स्वस्थ हृदय होता है लेकिन उसमें जो है सो बीमारी धीरे धीरे पैदा होती है। तो जो एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ है वो उसकी उम्र जो है बचपन से लेकर एडल्ट के किसी भी एज तक हो सकती है और वो निर्भर करता है किस कारण से होता है। तो शुरू में जो है जो इस भारतवर्ष के इस हिस्से में काफ़ी पाया जाता है वो है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक इन्फेक्शन के कारण होता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट इन्फेक्शन। तो उसमें सर्दी, खांसी, बुखार के साथ बड़े बड़े गांठों में दर्द होती है। उस समय जो है शरीर में एक सूजन की स्थिति पैदा होती है और उस दौरान हृदय का वाल्व प्रभावित होता है। वो जब वाल्व प्रभावित हो जाता है तो उस तरह की परेशानी जो है सो वाल्व से जुड़ी हुई समस्या वो काफ़ी शुरुआत में ही पैदा हो जाती है और ये हो सकता है आगे जाकर के एडल्ट एज में वो ज़्यादा ही बड़ा रूप धारण कर सकता है। तो ये एक इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ बीमारी है। कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो कि डायरेक्ट वाल्व को इन्फेक्शन करते हैं जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस बोलते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो कि अगर और भी बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसमें हृदय प्रभावित होता है जी। किसी को मधुमेह की बीमारी है तो वो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण कि हृदय की बीमारी हो सकती है जी। और रिस्क फैक्टर बहुत सारी जब जुड़ी होती है जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर मधुमेह की बीमारी हो, उसके साथ अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो तो इस तरह के मरीज में जो एक होती है कोलेस्ट्रॉल मात्रा बढ़ने के कारण उनकी जो नसें होती है जो कि हृदय की मांसपेशी को रक्त सप्लाई करती है उसमें रुकावट आ जाती है जिसके कारण जो है सो रक्त प्रवाह जब धीरे धीरे बंद होता है या फिर पूरी तरह से बंद हो जाता है तो हृदय रोग बढ़ जाता है। तो हृदयघात हो सकती है जिसे आप हार्ट अटैक की बीमारी बोलते हैं। तो ये एक अलग किस्म का बीमारी है जिसमें कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसके कारण लोगों को ये बीमारी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने चर्चा की हृदयाघात के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि पहले ये होता था कि बुजुर्ग जो हो गए 80-90 साल के हो गया, 70 के पार हो गए तो उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आज तो यंग बच्चों में भी हार्ट अटैक की समस्या देखी जा रही है। तो क्यों देखी जा रही है ये समस्या, क्या कारण है इसका? आपने बिल्कुल सही बताया। ये जो है बीमारी अभी भी जो है एवरेज उम्र जो है पाश्चात्य देशों में ये 60 साल के इर्द गिर्द होता है जिसे हम बोलते हैं हृदयाघात की बीमारी, जिसमें कि नसों में ब्लॉक हो जाता है और रक्त प्रवाह जो है हृदय की मांसपेशी को नहीं मिलता है। लेकिन ये देखा गया है कि इस तरफ साउथ एशियन कंट्री में और ख़ास करके भारतवर्ष में ये बीमारी जो है काफ़ी युवाओं में भी देखी जा रही है। और इसका मुख्य कारण ये कहा जाता है कि लोगों के जो दिनचर्या में है उसमें परिवर्तन या फिर लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो रही है। जो एफ्लुएंस के साथ साथ लोगों का खान पान का तरीका बदल रहा है और अगर ऑक्यूपेशन जैसा होता है आजकल, खास करके जो दौड़ भाग की ज़िंदगी में जो है सो तनावपूर्ण काम ज़्यादा करते हैं लोग या फिर ऐसा काम करते हैं जिसमें कि व्यायाम, शारीरिक व्यायाम बहुत ही कम होता है और सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं जिसमें एक जगह बैठ करके ऑफिस का काम ज़्यादा करते हैं लोग। तो उस तरह जब व्यायाम की कमी हो जाती है और फिर
तनावपूर्ण और खाने में जो है सो खान पान में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है, वसायुक्त चीज़ों का ज़्यादा वो ये करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। साथ ही साथ अगर शराब और धूम्रपान की अगर उन्हें लत हो जाती है, जो कि काफ़ी आम तौर पे देखा जाता है युवाओं में, तो ये सारी रिस्क फैक्टर मिल करके एक शरीर में एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण जो है सो 30-40 साल की उम्र में ही जो नसें रहती है उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमनी शुरू हो जाती है। और वो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पहले उन्हें हार्ट अटैक होता है, हृदयाघात होता है। जब उनकी जांच की जाती है तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें शुगर की बीमारी भी थी, मतलब मधुमेह भी था, और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा था जिसका उन्होंने कभी जांच नहीं किया। और ख़ास करके युवा पीढ़ी में ये सोचते हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसी जीवन शैली बदल रहा है उसके साथ साथ इस तरह के रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, और जो इसके लक्षण हैं ये भी जो है सो बढ़ता जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, जैसे हार्ट अटैक आने से पहले क्या कोई लक्षण दिखाई पड़ता है ऐसा? ये जो हृदयाघात है दो तरह से प्रस्तुत करता है। एक होता है जिसमें कि आप देखते हैं अगर जो नस में ब्लॉकेज की प्रक्रिया है वो बहुत धीरे धीरे हो, तो उसमें क्या होता है कि लोगों को जब मांसपेशी को रक्त नहीं मिलता है, वो खास करके उस समय होता है जब कोई मेहनत का काम कर रहा होता है या भागदौड़ का काम कर रहा होता है, तो उस समय उन्हें छाती में दर्द होता है, तो इसे एंजाइना का पेन बोलते हैं। तो एंजाइना का पेन जो खास करके होता है वो महसूस करते हैं कि बाएं तरफ छाती में होता है, जो कि अपने उनके बाएं अंग में जा सकता है, ये कभी कभी वो रेडिएट करता है जॉ की तरफ भी। तो ये सारी चीज़ें जो है सो एक एंजाइना पेन होता है। तो एंजाइना अगर पॉजिटिव होता है तो इस तरह के मरीज की जांच की जाती है और देखा जाता है कि कितने नसों में ब्लॉकेज है और किस हद तक ब्लॉकेज है। उसी हिसाब से उनका दवा के जरिए या फिर एंजियोप्लास्टी के जरिए या फिर बाईपास सर्जरी के जरिए उनका इलाज किया जाता है। जी। दूसरा जो आपने पूछा कि किस तरह से इस तरह के लोग प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें एक दूसरा होता है जो कि एक्यूट अटैक बोलते हैं। एक्यूट अटैक अगर किसी की नस में ब्लॉकेज थी जिसे उन्हें ज्ञान नहीं था, या कोई मुख्य नस में अचानक खून की थक्का बनने से वो जो कि उसका सिकुड़ापन और बढ़ जाता है या फिर खून का प्रवाह बिल्कुल ही रुक जाता है, तो उस तरह के मरीजों में क्या होता है कि शरीर का हृदय की मांसपेशी का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो जाता है। तो वो उस तरह के मरीज जो है सो प्रस्तुत करते हैं, उन्हें बहुत जोर का दर्द होता है, छाती का दर्द होता है और पसीना आता है, उनके ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं, उनको सांस फूलने की महसूस ये होती है और छाती का दर्द काफ़ी जोर का होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पूरा छाती जकड़ गया है। तो ये तो उस तरह के लोग हैं जिनमें एक्यूट अटैक होता है लेकिन डायबिटिक नहीं होते हैं। लेकिन कोई मरीज होता है अगर उनको डायबिटीज़ की बीमारी काफ़ी लंबे समय से है, तो उनमें ये देखा गया कि एक्यूट अटैक के दौरान भी उनको छाती का दर्द महसूस नहीं होता है, तो उनको साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। तो जो अचानक जो प्रस्तुत करते हैं इसमें दो तरह की होती है, एक तो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक में। नॉन डायबिटिक में काफ़ी हद तक छाती का दर्द होता है जिसके कारण जो है सो उन्हें मालूम हो जाता है कि ये हृदयाघात होने की संभावना है और वो जो भी पास के अस्पताल होते हैं वहाँ पे जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। लेकिन अगर छाती का दर्द न हो तो उस तरह के मरीजों के साथ और एक बड़ी परेशानी ये होती है कि उन्हें दर्द तो होता नहीं है लेकिन हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस तरह से मांसपेशी का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो जाता है और इनका हृदय कमज़ोर हो जाता है। तो हृदय के जो काम करने की जो काबिलियत होती है, जिसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन में नापते हैं, जो 62% के ऊपर माना जाता है जी, तो वो कम हो जाता है। तो जब हृदय का जो पंप का प्रक्रिया है जो कि वो अगर कमज़ोर हो जाए तो वो इस तरह के मरीज जो मतलब जो भी काम करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। वो थोड़ा भी काम करते हैं तो सांस फूलता है, हृदय और कमज़ोर हो जाए तो उनमें हृदय हार्ट फेलियर के लक्षण आ जाते हैं, जिसमें कि उनके शरीर में सूजन आ जाता है, पैर में सूजन आ जाता है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा भी सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है। तो इस तरह की परेशानी हो जाती है। और अगर हृदय कमज़ोर हो तो उसके साथ साथ कई अंग और प्रभावित हो सकते हैं, खास करके जैसे देखा गया कि उसमें किडनी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये समस्याएं फिर एक दूसरे से जुड़ने लगती है और भी कई बीमारियों का कारण बन सकती हैं। कई बीमारियों का कारण बन सकता है और जो है इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं वो काफ़ी प्रभावित होता है। वो जितना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। अगर वो पहले कोई मेहनत का काम कर सकते थे तो वो
वो उससे लाचार हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में बताया, अगर ऐसी घर में अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का हार्ट अटैक आए तो तुरंत क्या उपचार करना चाहिए? हॉस्पिटल जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो अगर तुरंत हम क्या घर में उपचार कर सकते हैं कि उसकी जान बच सके? देखिए, ऐसा है कि आजकल इवन जो बताते हैं कि प्राथमिक उपचार के तौर पे लोगों को सिखाया जाता है कि अगर जहाँ पे भी किसी को ऐसा महसूस हो कि हार्ट अटैक की संभावना है, लक्षण दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं, तो आजकल ये बताया जाता है कि एस्प्रिन जो एक काफ़ी ज़रूरी दवा है जो इस समय में लेना चाहिए। तो बड़ी मात्रा में 325 मिलीग्राम का एस्प्रिन उन्हें बोला जाता है लेने के लिए। और एक दवा होती है जो कि जीभ के नीचे रखा जाता है, जिसे सॉर्बिट्रेट बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि हृदय की मांसपेशी को सप्लाई करने वाली जो नसें होती हैं उसको खोलता है, थोड़ा खोलता है इन द सेंस जो स्पैज़म होती है उसको थोड़ा ये रिलीज़ करता है, जिसके कारण रक्त जो ये प्रवाह है वो थोड़ा तो उसके कारण जो है सो उनको दर्द से आराम मिलता है और हॉस्पिटल जाने तक वो क्योर भी रह सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो है सो ये सारी चीज़ें उन्हें बताया जाता है। बाकी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद और भी जो स्पेसिफिक दवाएं होती है उनकी शुरुआत होती है। वो एक इंजेक्शन दिया जाता है, अगर ख़ास करके जो आरंभ का दौर रहता है तो उसमें हम ऐसे इंजेक्शन देते हैं जिससे कि खून का थक्का जो नस को ब्लॉक कर रहा होता है उसको डिज़ोल्व किया जा सके, उसको गलाया जा सके, ताकि फिर से रक्त प्रवाह फिर से बरकरार हो जाए। तो ये प्रक्रिया, लेकिन ये तभी तक इसका फ़ायदा होता है जबकि काफ़ी शुरू का दौर हो। अगर 6 घंटे के बाद अगर कोई पेशेंट आता है 4 से 6 घंटे के बाद, तो उस दौरान जो है सो उसके रक्त मतलब हृदय की मांसपेशी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी होती है। तो उसमें अगर रक्त प्रवाह बढ़ाया भी जाए तो उससे उन्हें उतना फ़ायदा नहीं हो सकता जितना कि एकदम शुरू के दौर पे कोई मरीज आता है। तो शुरू का इलाज यही किया जाता है और उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आसपास के जो भी सेंटर है जहाँ पे इसका स्पेसिफिक इलाज होता है वहाँ पे उनको पेशेंट को ले जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आजकल काफ़ी चेस्ट पेन क्लिनिक वगैरह बड़े बड़े अस्पतालों में होता है, जिसमें कि उनका एक नंबर होता है जिस पे डायल करके आप शुरू से में क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, उस दौरान क्या प्राथमिक चिकित्सा होनी चाहिए, सारी चीज़ें की जानकारी उनको हासिल हो सकती है। तो ऑनलाइन भी हम अगर बात करते रहें तो हम मरीज की जान को बचा सकते हैं और उसकी परेशानियां बहुत हद तक हम कम भी कर सकते हैं। तो वो जो है सो शुरू का जो दौर होता है जिसे हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं, उसमें जो है सो अगर हम सक्रिय रहें और मरीज को सही समय पे सही जगह अस्पताल पे पहुंचा दिया जाए तो हृदयाघात से जो मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो सकती है। या फिर हृदय आघात होने के कारण जो उनका क्रॉनिक डैमेज होता है जो मांसपेशी में, उससे भी बचाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, हम क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं कि हम हार्ट अटैक जैसी बीमारी और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से अपने आप को बचा सकें? जैसे मैंने बताया था कि आपको हृदयाघात की बीमारी के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उसमें कुछ रिस्क फैक्टर जो है आप बदल नहीं सकते, कुछ रिस्क फैक्टर जो है आपके कंट्रोल में रहता है जिसे आप बदल सकते हैं। तो कुछ रिस्क फैक्टर जो आप बदल नहीं सकते उसमें ये अनुवांशिक होती है। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है कि आपके फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव में जैसे माँ पिता या फिर भाई बहन कि किसी में भी अगर हृदयाघात की बीमारी हुई होती है तो उसमें जो है सो जो भी संबंधित मरीज रहते हैं उनमें हृदयाघात होने की संभावना आम जनसंख्या से 20% ज़्यादा होता है, 20 गुना ज़्यादा होता है। अगर सारे रिस्क फैक्टर को हटा दिया जाए तो सिर्फ एक अनुवांशिक रिस्क फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसे आप बदल नहीं सकते क्योंकि ये आपके मतलब इसके साथ जुड़ा रहता है फैमिली हिस्ट्री के साथ। लेकिन जो चीज़ें बदली जा सकती है उसमें है आपके खाने पीने की दिनचर्या, आपकी जीवन शैली। तो उसमें जैसे अगर आप खाने में वसायुक्त पदार्थों का सेवन कम करें, वो जो एक होता है सैचुरेटेड फैट, जिसमें उस तरह के तेल जिसमें कि सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसका सेवन कम करें। और दूसरी बात यह है कि तला भुना चीज़ से थोड़ा परहेज करें। ब्लड प्रेशर अगर है तो उसका सही समय पे इलाज शुरू करें।
नियमित व्यायाम करें। तो जैसा कि आपने बताया कि जीवन शैली को हमको अपने सुचारू रूप से चलाना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा, और जो खान पान है उसमें थोड़ा सा परहेज करके अगर हम खाएं, वसाई तो चीज़ें ना खाएं, तो अपने आप को इन गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।